इस सिविल सेवा दिवस पर टीम दृष्टि सभी ऑनलाइन और पेनड्राइव कोर्सेज पर 50% की छूट लेकर आई है। ऑफर तिथि केवल 21 अप्रैल है। इसके लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। कल यानी 20 अप्रैल को हिटलर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई और ये जो दिन है ये हमें अवसर देता है कि हम हिटलर के कार्यकाल के दौरान मारे गए लोगों को याद करें, उसके कार्यकाल के दौरान जो तमाम अत्याचार किए गए उन तमाम गतिविधियों को, तमाम घटनाओं को याद किया जाए। आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में हिटलर को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जर्मनी में हिटलर के उभार को जानने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी में हिटलर इतनी बड़ा कैसे हो गया, इसको जानेंगे। इसके अलावा भारत और हिटलर को लेकर जो तमाम मिथ मौजूद हैं उन मिथकों पर भी बात करेंगे और अंत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिटलर भारतीय लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता था। अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो है वो मेंस का है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है। आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जर्मनी में हिटलर के उभार को समझने की कोशिश करते हैं। तो जर्मनी में हिटलर का जो उभार हुआ वो मुख्य तौर पर 1914 और 1918 के बीच जो विश्व युद्ध लड़ा गया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। अब जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन साम्राज्य था वो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की ओर से लड़ रहा था और इस पूरे युद्ध में जर्मन साम्राज्य की जो लड़ाई थी वो लड़ाई मुख्य तौर पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसी शक्तियों के खिलाफ थी। अब इस पूरे युद्ध में मुख्य तौर पर जब अमेरिका शामिल हुआ तो युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जर्मनी की हार हो गई। तो ऐसे में देश में जब जर्मनी की हार हुई तो हार के बाद वहां पर एक लोकतंत्र स्थापित किया गया, वहां पर डेमोक्रेसी स्थापित की गई। इस पूरे युद्ध का जो प्रभाव था वो न केवल जर्मनी पर देखने को मिला था बल्कि यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप पर हमें युद्ध का प्रभाव देखने को मिला था। और इस पूरे युद्ध के दौरान क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था तो जो यूरोपीय देश थे वो कर्ज के नीचे दब गए थे, वो बहुत सारे लोन के नीचे दब गए थे और इसी लोन का भुगतान करने के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया। जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो मुआवजे का भुगतान करे, वो जो कंपनसेशन था उसका भुगतान करे। और इसी वजह से जर्मन के लोगों, जो जर्मनी के लोग थे, उनका जो प्राइड था, उनका जो गौरव था, उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। तो ये तो एक पहलू हुआ। इसके अलावा इसका दूसरा पहलू ये था कि उस समय जर्मनी की जो सरकार थी, वहां की जो गवर्नमेंट थी, उसने वो मुआवजे का भुगतान करने के लिए बहुत सारे नोट छापने शुरू कर दिए, बहुत सारे पैसे छापने शुरू कर दिए। और अर्थशास्त्र का ये नियम है कि जब कोई देश बहुत सारे पैसे छापना शुरू कर देता है तो उस देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जर्मनी में भी ऐसा हमें देखने को मिला। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिलती है और इसका जो नुकसान होता है वो जर्मनी के आम लोगों को झेलना पड़ता है। जर्मनी के जो आम जनमानस थे उनका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और इसी बीच 1929 में हमें यूरोप में, इसके अलावा अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति भी देखने को मिलती है, आर्थिक मंदी भी देखने को मिलती है। और इसी पूरे परिदृश्य में जर्मनी में एक नेता का उभार होता है, एक लीडर सामने आता है जिस लीडर का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करें तो इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को तत्कालीन ऑस्ट्रिया में हुआ था। जन्म के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो सेना में शामिल हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ाई लड़ी और बहुत सारे मेडल भी जीते। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो इसके बाद ये जर्मनी वापस आया और यहाँ पर इसने मुख्य तौर पर जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली और इस पार्टी में शामिल हो गया। और बाद में चलकर इसने इस पार्टी का नाम बदल दिया और पार्टी का नाम रखा गया नाजी पार्टी। और इस पूरी पार्टी में 1933-34 के आसपास हिटलर का जो प्रभाव था वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया था। हिटलर बहुत गंभीर स्तर पर इस पूरी पार्टी को प्रभावित कर रहा था और आगे चलकर हिटलर ने न केवल इस पार्टी को प्रभावित किया बल्कि पूरे जर्मनी के लोगों को प्रभावित किया। और इसके कार्यकाल में हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, होलोकास्ट देखने को मिलता है। तो ये उसके उभार की बात हुई, उसके पूरे राजनीतिक करियर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और हिटलर और जर्मनी को लेकर, भारत को लेकर जो तमाम तरह के मिथ मौजूद हैं उन मिथ्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनके एक बैकग्राउंड को, उनकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं।
तो अगर आप बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जानकारों को मानेंगे, उनके विचारों पर ध्यान देंगे, तो पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोग ये मानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में हिटलर को लेकर उस तरह का दृष्टिकोण मौजूद नहीं है जैसा कि हमें यूरोप में देखने को मिलता है। कई बार कई जानकार भारत के लोगों पर, भारतीय नागरिकों पर यह आरोप लगाते हैं कि भारत में यदि हिटलर को एक नायक के तौर पर नहीं देखा जाता तो हिटलर को एक विलेन के तौर पर, एक खलनायक के तौर पर भी नहीं देखा जाता। यानी अक्सर ये आरोप लगता है भारतीय लोगों पर कि भारतीय हिटलर के प्रति बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहते हैं। इस संबंध में 3 कारण गिनाए जाते हैं। पहला कारण मुख्य तौर पर हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर को माना जाता है। तस्वीर मुख्य तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर थे। तो ऐसे में माना जाता है कि जब ये दोनों लोग आपस में बहुत ज्यादा करीब थे, तो ऐसे में भारतीय नागरिक भी हिटलर के बहुत करीब हो सकते हैं। और दूसरा कारण है हमारा साझा दुश्मन, यानी कि ब्रिटेन, क्योंकि जो जर्मनी था, जो हिटलर था, वो भी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और भारतीय नागरिक भी ब्रिटेन की सत्ता के अधीन थे। तो ऐसे में दोनों का एक साझा दुश्मन था और इसी वजह से अक्सर कई लोग ये मानते हैं कि भारतीय लोग हिटलर के प्रति ज्यादा संवेदना रखते हैं। और तीसरा कारण ये था कि हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को बहुत ज्यादा सम्मान दिया था। तो इन 3 कारणों के आधार पर अक्सर ये माना जाता है कि भारतीय नागरिक हिटलर के प्रति बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहते हैं, बहुत ज्यादा तटस्थ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो असल बात है वो ये है कि ये जो तमाम आरोप हैं, ये तमाम आरोप पूरी तरह से गलत हैं। भारत में यदि हिटलर को एक नायक के तौर पर नहीं देखा जाता तो स्पष्ट तौर पर भारत में हिटलर को एक खलनायक के तौर पर, एक विलेन के तौर पर जरूर देखा जाता है। भारतीय नागरिकों को पता है कि हिटलर द्वारा तमाम लोगों के साथ, तमाम इंसानों के साथ किस तरह के काम किए गए और इसी वजह से भारत में हिटलर को एक विलेन के तौर पर जरूर देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर यह जरूर हो सकता है कि भारत में हिटलर के प्रति वो दृष्टिकोण मौजूद नहीं है, वो अप्रोच मौजूद नहीं है जो कि हमें यूरोप में देखने को मिलती है, क्योंकि हिटलर ने कभी भी भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को प्रत्यक्ष तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, जबकि यूरोप को प्रत्यक्ष तौर पर नुकसान पहुंचाया था। और यही वजह है कि भारत और यूरोप के दृष्टिकोण में हिटलर को लेकर कुछ हमें अंतर देखने को मिलता है। और जहां तक बात रही हिटलर और सुभाष चंद्र बोस के संबंधों की, तो ये भी संबंध कई किताबों में दस्तावेज किए गए हैं। दरअसल असल मामला ये था कि सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए जरूर थे सहायता लेने के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस किसी भी तरह से हिटलर की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट तौर पर हिटलर को यह कहा था कि उनकी जो बायोग्राफी है, उस बायोग्राफी से कुछ लाइनों को, कुछ पैराग्राफ्स को हटाने की मांग की थी, लेकिन हिटलर ने उस पूरे लाइन को हटाने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से दोनों लोगों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका था। तो ये तो बात हुई तमाम मिथों की। और यहाँ पर जो सबसे विशेष बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि दरअसल हिटलर भारतीय नागरिकों से, भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, बहुत हेट करता था। क्यों? क्योंकि हिटलर ने अपने जीवन काल में जो तमाम बयान दिए, उन बयानों में खुले तौर पर हिटलर ने भारतीय नागरिकों, भारतीय लोगों, इसके अलावा भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के प्रति बहुत ज्यादा नफरत दिखाई, बहुत ज्यादा घृणा दिखाई। और हिटलर के कई बयानों से यह स्पष्ट भी होता है। मसलन हिटलर ने 17 अप्रैल 1920 को एक बयान में इस तरह की इच्छा जाहिर की थी कि जैसे ब्रिटेन द्वारा भारत पर कब्जा किया गया है, उस तरह से जर्मनी को भी एक महाशक्ति बनना चाहिए, जर्मनी को भी दूसरे देशों पर कब्जा स्थापित करना चाहिए, दूसरे देशों पर कॉलोनी स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे बयान में हिटलर ने भारत का उदाहरण पेश करते हुए कहा था कि जिस तरह से हमें ये सीखना चाहिए, हमें ब्रिटेन से ये सीखना चाहिए कि किस तरह से एक छोटी सी आबादी, अंग्रेजों की एक छोटी सी आबादी भारतीय महाद्वीप को भूखा रख रही है, भारतीय महाद्वीप पर कब्जा स्थापित कर रही है, भारतीय महाद्वीप को नियंत्रित कर रही है। हिटलर ने अपने बयान में कहा था कि अधिकार वहीं पर होते हैं जहां पर शक्तियां मौजूद होती हैं। तो यदि हमें अधिकार स्थापित करना है तो हमें बहुत ज्यादा पावर्स लेनी होगी। हिटलर ने कहा था कि बिना शक्तियों के कोई भी अधिकार मौजूद नहीं है। और इसी अपने बयान में हिटलर ने यह दर्शाया था कि भारतीय लोगों बहुत ज्यादा कमतर होते हैं, भारतीय लोग खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। और अंग्रेजों को हिटलर ने बड़ा माना था, एक बहुत शुद्ध नस्ल के तौर पर, एक प्योर रेस के तौर पर पेश किया था। तो ये तो भारतीयों के प्रति उसका दृष्टिकोण हुआ। लेकिन भारतीयों को लेकर हिटलर का एक रेशियल दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, एक नस्लीय दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। और हिटलर का ये जो नस्लीय दृष्टिकोण था, ये मुख्य तौर पर
हिटलर के जो राजनीतिक गुरु थे, जो दार्शनिक गुरु थे, उनके विचारों से प्रेरित था। हिटलर के जो दार्शनिक गुरु थे उनका नाम था ह्यूस्टन स्टीवर्ट चैम्बरलेन, और ये जो थे मुख्य तौर पर ब्रिटेन के एक दार्शनिक थे, एक राजनीतिज्ञ थे, और जिन्हें जर्मनी बहुत ज़्यादा पसंद था, और बाद में इन्होंने जर्मन की नागरिकता भी प्राप्त कर ली थी। ये मुख्य तौर पर मानते थे कि जो गोरे आर्य थे, जो गोरे अंग्रेज थे, वो तकरीबन 1500 साल पहले उत्तर पश्चिम के इलाके से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में इन्होंने प्रवेश किया था, गोरे अंग्रेजों ने। और जब इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया तो ये मुख्य तौर पर सांसारिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक विषयों में बहुत ज्यादा विचार करने लगे, बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। तो ऐसे में इन्होंने अपनी जो नस्लीय शुद्धता थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये लोग वहां के उस समय भारत के जो मूल निवासी थे उनके साथ मिल गए, और इसी वजह से उनकी जो नस्लीय शुद्धता थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा चैम्बरलेन ये मानते थे कि भारतीय लोग जो हैं वो नस्लीय रूप से पूरी तरह से अशुद्ध हैं, और जो अंग्रेज हैं, जो यूरोपीय लोग हैं, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा शुद्ध हैं। और जो हिटलर था वो इसी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता था, इसी आइडियोलॉजी से प्रेरित था। तो हिटलर की जो विचारधारा थी उस विचारधारा को हम मुख्य तौर पर व्हाइट मैन बर्डन के एक अतिवादी रूप के तौर पर देख सकते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा 1930 में हिटलर ने अपने एक बयान में ये कहा था कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो आंदोलन मुख्य तौर पर उच्च अंग्रेज नस्ल के विरुद्ध कमतर भारतीय नस्ल का एक आंदोलन है। यानी स्पष्ट तौर पर हिटलर ने अपने इस बयान में भारतीय नस्ल को कमजोर के तौर पर पेश किया था। इसके अलावा 1937 में हिटलर ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अपनी एक मुलाकात में स्पष्ट तौर पर उन्हें यह सुझाव दिया था कि यदि गांधी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप उन्हें गोली मार दीजिए। इसके अलावा हिटलर ने अपने बयान में यह भी कहा था, अपने सुझाव में यह भी कहा था कि यदि इसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होता तो आप कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी, दूसरे बड़े नेताओं को भी गोली मार सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इन तमाम बयानों के आधार पर स्पष्ट होता है कि हिटलर जो था वो भारतीय लोगों को कितना कमजोर समझता था, कितना कमतर समझता था, एक अशुद्ध नस्ल के तौर पर देखता था। और यही वजह थी कि हिटलर का मानना था कि भारतीय लोग खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, और उन्हें नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप के लिए अंग्रेज लोगों की जरूरत है, गोरे लोगों की जरूरत है, और शुद्ध नस्लीय, शुद्ध आर्य लोगों की जरूरत है। तो ये तो तमाम कारण हुए जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हिटलर था वो भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। ये इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य तौर पर राष्ट्रीय तनावों, अनसुलझे मुद्दों और आर्थिक अवसाद का परिणाम था। चर्चा कीजिए। यानी आपको बात करनी है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है वो मुख्य तौर पर कुछ राष्ट्रवादी तनावों, अनसुलझे मुद्दों और इसके साथ साथ आर्थिक अवसाद का जो डिप्रेशन था उस समय, उसका परिणाम रहा। इन तमाम बिंदुओं पर आपको बात करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब लड़ा गया था, कब से कब तक लड़ा गया था और किसके बीच में लड़ा गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।